नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में है। आज हम इसी एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल निरोधक कानून पर बात करेंगे कि इस कानून की आवश्यकता क्यों हुई, इसमें क्या प्रावधान रखे गए, क्या अपवाद है इसके, क्या विसंगतियाँ हैं इसमें, और इसको लेकर के जो वाद वर्तमान में चर्चा में हैं कियोतो होलोहन, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दल बदल निरोधक कानून की आवश्यकता क्यों हुई। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए और 1952 से लेकर के 1967 तक पूरे भारत के अंदर एक कांग्रेस का एक छत्र राज था। उस समय केंद्र व राज्यों में एक साथ चुनाव भी हुआ करते थे। तो पहली बार 1967 में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, यानी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और छोटे छोटे दल ये कोशिश करने लगे कि वे मिलजुल करके सरकार बनाए। तो 1967 में भारतीय राजनीति में एक अस्थिरता का दौर सा शुरू हो गया और इसमें जब राजनीति स्थिरता का रूप सरकारें धारण करने लगी तो शासन एक हाशिए पर चला गया। और इसमें एक बड़ी घटना तो देखने को मिली कि हरियाणा में एक विधायक थे और उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल दी थी और उनका नाम था गयाराम। इसीलिए आयाराम गयाराम का जो मुहावरा है, कहावत है, वो राजनीति में प्रचलन में आया और दल बदलू के साथ वह जुड़ गया, यानी दल बदलू के लिए आयाराम गयाराम का प्रयोग होने लगा। फिर आगे हम यह जो राजनीतिक स्थिरता का दौर था वह 18 साल तक इसी तरह चलता रहा। राजीव गांधी सरकार के समय इसका समाधान का महसूस किया गया कि इसे रोका जाना चाहिए और इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल निरोधक कानून। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा सांसदों और विधायकों द्वारा एक राजनीति दल से दूसरे राजनीति दल में परिवर्तन के आधार पर निहड़ता के बारे में प्रावधान किया गया। इस हेतु अनुच्छेद 101, 102, 190 व 191 में परिवर्तन किया गया तथा साथ ही संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम को ही सामान्यतया दल बदल निरोधक कानून कहा जाता है। यह कानून 1 मार्च 1985 को लागू हुआ, लेकिन इस कानून में भी कुछ विसंगतियां पाई गई और इसीलिए 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ चेंजेज किए गए। 10वीं अनुसूची में जो एक उपबंध था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान रखे गए इस कानून के अंतर्गत, कि अर्थात यह कानून किन पर लागू होता है और इस कानून के आधार पर कौन दल बदलू माना जाएगा। यह कानून संसद और विधानमंडल दोनों पर समान रूप से लागू होता है और इस कानून के प्रावधान सदन के सदस्यों पर लागू होता है। सदन में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य और निर्दलीय सदस्य व मनोनीत सदस्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य अगर स्वेच्छा से किसी दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो उसे दल बदलू माना जाएगा, अर्थात उसे उस सदन की सदस्यता से भी वंचित किया जा सकता है। दूसरा, अगर सदन में अपने जो राजनीतिक दल के व्हीप के विपरीत मतलब मतदान करता है कोई भी सदस्य, यानी व्हीप का उल्लंघन करता है और अगर उस राजनीतिक दल ने उसे 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं किया तो वह भी दल बदलू माना जाएगा और उसे सदन की सदस्यता से वंचित हो जाएगा। वह व्हीप का मतलब होता है सचेतक, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि राजनीतिक दल के जो आदेश निर्देश है उनका पालन करना। तीसरा है
निर्दलीय सदस्य, अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है तो उसे भी दल बदलू माना जाएगा और उसे सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। चौथा, अगर कोई मनोनीत सदस्य है, नाम निर्देशित सदस्य हैं, अगर वह सदन की सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह के भीतर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले तब तो वह दल बदलू नहीं माना जाएगा। लेकिन 6 माह के बाद वह किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह दल बदलू माना जाएगा और उसे उसकी सदस्यता से वंचित किया, सदन की सदस्यता से ही वंचित किया जा सकता है, किया जाता है। इसके कुछ अपवाद भी है, यानी मतलब दल बदलू कौन नहीं माना जाएगा इस कानून में, ये इसका भी जिक्र किया गया है। अगर कोई भी सदस्य पीठासीन चुना जाता है स्पीकर या सभापति के रूप में तो वह चाहे तो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे सकता है, उसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर 1/3 सदस्य, किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य मिलकर के किसी एक दल, मतलब अपने दल से अलग होकर के एक नए दल का गठन करे तो वह स्प्लिट यानी विभाजन माना जाएगा, ना कि दल बदलू। मर्जर, यानी किसी भी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाए या नया दल बना ले तो वह दल विलय माना जाएगा, ना कि दल बदलू। जैसे कि राजस्थान में बसपा के 6 विधायक थे और 6 के 6 कांग्रेस में शामिल हो गए तो इसे दल बदलू नहीं माना जाएगा, ये केवल एक दल विलय माना जाएगा। चाहे 2/3 तो 4 सदस्य होते हैं, तो 4 सदस्य भी अगर शामिल होते तो भी नहीं माना जाता। यह तो 100% हो गया, यानी 6 के 6 विधायक शामिल हुए हैं तो इसे दल बदलू नहीं माना जाएगा। निष्कासन, यानी अगर दल किसी भी सदस्य को निष्कासित करता है तो उस पर भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अर्थात यदि सदस्य पार्टी से स्वयं छोड़ता है यानी त्यागपत्र देता है खुद तो वह अयोग्य माना जाएगा, दल बदलू माना जाएगा। लेकिन पार्टी अगर स्वयं उसे हटाएगी तो केवल निष्कासित माना जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि दल बदल से संबंधित जो निर्णय है वो कौन करता है, अर्थात कोई भी सदन का सदस्य यानी दल बदल के आधार पर उसकी योग्यता का निर्णय स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यानी इस जो 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि दल परिवर्तन से उत्पन्न जो भी निर्भरता है संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करेगा और इस कानून के अनुसार उसका निर्णय ही अंतिम होता है। यानी अध्यक्ष दल बदल के आधार पर जो योग्यता का निर्धारण है वो सदन के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित होगा, सदन का अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है, यानी इसे न्यायिक समीक्षा के बाहर है। किसी भी सदन के अध्यक्ष को, साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है और ये ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। सदन इन नियमों में संशोधन भी कर सकता है। दल बदल की यह स्थिति करीब के संशोधन कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जो दल बदल से संबंधित ये जो मामला है ये इतने लंबे समय तक चला और इसमें कुछ विसंगतियां सामने आई और यही कारण रहा कि जो सदन के स्पीकर जो है उसको निर्णय का अंतिम अधिकार दिया गया तो इससे कहीं प्रश्न उठने लगे। तो इसीलिए कीहोतो होलोन जो केस है उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो यह केस दल बदल की समस्या से ही जुड़ा हुआ है। जैसे ही दल बदल कानून आया तो इसमें के साथ ही विसंगतियां भी सामने आने लगी। यह माना गया कि दल बदल कानून में दलों की पोजीशन को मजबूत किया गया है। दलों के जो निर्देश है अगर उनको नहीं माना जाता है तो वह अयोग्य माना जाता है। यानी हाई कमान का जो निर्देश है, आदेश है, उसको मानो या फिर अपनी सदस्यता से, सदन की सदस्यता से ही वंचित होना पड़ेगा।
तो आलोचकों का ये भी मानना था कि संविधान में एक तरफ अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को और 194 के तहत विधायकों को विशेषाधिकार दिए गए। जनता को भी आर्टिकल 19 के तहत अधिकार है, विशेषाधिकार है, लेकिन उस पर तो कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ तो प्रतिबंध भी नहीं है कि भाई जनता के प्रतिनिधि है, अतः जनता की बात बिना हिचक के रख सके, इसी वजह से उन्हें विशेषाधिकार दिए। लेकिन एक तरफ जब संविधान विशेषाधिकार दे रहा है तो दूसरी तरफ कानून, ये कानून है उसके माध्यम से उसे छीना जा रहा है। जबकि लोकतंत्र असहमति का नाम है, चर्चा का नाम है, विवाद का नाम है, तो यह तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। तो यह विवाद शुरू से ही चला आया जब से ये कानून बना। दूसरा विवाद इस कानून के बनने के बाद यह भी था कि सरकार में स्थायित्व ज़्यादा अनिवार्य है या डेमोक्रेसी, यानी स्पीकर का निर्णय अगर सर्वोच्च होगा तो सदन के अंदर चलने वाली किसी भी प्रक्रिया की जांच न्यायपालिका नहीं करेगी, और यह अधिकार स्पीकर को दिया। लेकिन यदि मान लो स्पीकर मनमानी करने लगे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने लगे, तो क्या न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी? तो अब इन सब बातों का जवाब जो कियोतो होलोहन केस था, वाद था, उसमें हमें मिला। उसमें यह 93 में आया, और ये नागालैंड के कियोतो होलोहन नागालैंड के एक राजनेता थे। तो इस वाद में न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया वह यह है कि स्पीकर के पास दल बदल के लिए किसी का भी अगर प्रार्थना पत्र लंबित है तो उस पर निर्णय स्पीकर का ही होगा, यानी जब तक स्पीकर निर्णय नहीं करेगा न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन साथ में ये भी कहा कि स्पीकर के निर्णय का, लेकिन बाद में स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। और 10वीं अनुसूची के प्रावधान में के विपरीत यह निर्णय दिया गया, क्योंकि 10वीं अनुसूची में ये लिखा हुआ था कि स्पीकर का निर्णय ही अंतिम होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि स्पीकर के 2 प्रकार के काम होते हैं, एक प्रक्रियात्मक काम जो कि सदन का सत्र संचालित करना होता है जिसमें, और दूसरा अर्धन्यायिक काम। अर्धन्यायिक काम में दल बदल के आधार पर ये सदन के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता का निर्धारण करना होता है। तो न्यायपालिका का ये मानना है कि एक तरह से यहाँ स्पीकर आधे न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है, तो अतः उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन को बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट माना, और यह 1973 में केशवानंद भारती केस में यह विचार दिया गया ही था कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तो यानी न्यायपालिका भी इसे छीन नहीं सकती। तो कोई भी इसे न्यायपालिका से कोई भी इसे छीन नहीं सकता, क्योंकि 10वीं अनुसूची भी नहीं छीन सकती। न्यायपालिका का ये भी तर्क था कि दल बदल एक्ट संसदीय विशेषाधिकार के खिलाफ नहीं है। लोकतंत्र का मतलब चुनाव ही नहीं है, लोकतंत्र का एक नैतिक आयाम है। नैतिक आयाम यह है कि विधायकों व सांसदों को नैतिक व्यवहार करना चाहिए जिस दल के टिकट से वो चुनाव जीते हैं, और वो एक साल में इधर उधर भाग रहे हैं या तो ये व्यवहार ठीक नहीं है। न्यायपालिका ने माना कि दल बदल इसलिए नहीं हो रहा कि किसी का विचार अलग है या लोकतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं या कोई नया विचार दे रहे हैं, कहीं नहीं कहीं इसके पीछे व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं और पद पाने की लालसा ये प्रभावी है। इसलिए लोकतंत्र के नाम पर कोई भी अनैतिक व्यवहार ना करे और सरकार को अस्थिर ना करे। कियोतो होलोहन केस में ये मुद्दे न्यायपालिका ने तय कर दिए, और यही कारण है कि बार बार ये केस वापस से चर्चा में आ जाता है। लेकिन अभी न्यायपालिका ने थोड़ा इससे आगे बढ़ करके निर्णय दिया कि इस केस में तो स्पीकर निर्णय करेगा, बाद में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये कहा था। लेकिन 2020 में मणिपुर विधायक के मामले में न्यायपालिका ने यहाँ तक कह दिया कि अब समय आ गया है कि दल बदल से संबंधित जो निर्णय है वो स्पीकर के हाथ में ना हो, इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, किसी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि स्पीकर तो एक पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वह पक्षपात कर सकता है। हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह भी व्यवस्था नहीं है
जो कि वहाँ पर स्पीकर बनने के बाद वह आजीवन स्पीकर रहता है और पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। तो अतः इसलिए इसमें अब न्यायपालिका का ये मानना है कि जो इसमें जो ट्रिब्यूनल होगा उसमें वो ही सदस्य होंगे जो कि किसी भी जिनका राजनीतिक हित ना हो और जिससे राजनीति को न केवल स्थायित्व मिले बल्कि स्पीकर के काम भी विवादास्पद ना बने। थैंक यू सो मच।